मूल्य एक भ्रांति है जो कमी से जन्मी है, और इस भ्रांति की सबसे कड़ी सुरक्षा बेल्जियम के 1 वर्ग मील क्षेत्र में की जाती है। ये है एंटवर्प का हीरा जला। इन तंग गलियों से हर साल दुनिया के 80% कच्चे हीरे गुजरते हैं। किसी भी दोपहर सैकड़ों मिलियन डॉलर की अत्यधिक संकेंद्रित संपत्ति घिसे हुए चमड़े के बैगों में बेपरवाही से फुटपाथ पर घूमती है। इस अत्यधिक सुरक्षित वर्ग मील के केंद्र में है एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर का वॉल्ट। धरती के नीचे 2 मंजिल दफन इसे भूकंप, भूमिगत सुरंगों और पूर्ण पैमाने के सैन्य हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे व्यापक रूप से एक अभेद्य किला माना जाता था। इसके निर्माताओं का मानना था कि बिना अनुमति के प्रवेश करना शारीरिक रूप से असंभव है। उनकी कार्य प्रणाली या संचालन का तरीका एक त्रुटिहीन इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक अवरोधों के जाल पर निर्भर थी। लेकिन प्रणालियां इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं और इंसान मूल रूप से अनुमानित होते हैं। यहाँ प्रवेश करते हैं लियोनार्डो नोटारबाटो। होवेनिया स्ट्रैट के व्यापारियों के लिए वो एक आम, सुरुचिपूर्ण इतालवी रत्न व्यापारी थे, जिनके पास एक साधारण लेकिन वैध आभूषण व्यवसाय था। वो गार्ड्स को मुस्कुरा के देखते, दलालों से बातें करते और चुपचाप बिना किसी खास पहचान की अपनी मौजूदगी दर्ज कराते। वो एकदम परफेक्ट भूत के। लगभग 2 साल तक नोटारबार्टोलो ने धीमी गति की जासूसी में मास्टर क्लास दी। उसने इमारत के अंदर एक छोटा सा ऑफिस किराए पे लिया, जो एक सामान्य लेन देन था, और जिससे उसे कानूनी रूप से वॉल्ट के भीतर एक निजी सेफ डिपॉजिट बॉक्स मिल गया। ये नजदीकी वो अनिवार्य शर्त थी जो आगे होने वाली घटनाओं के लिए बिल्कुल जरूरी थी। इससे उसे एक असली चुंबकीय 24 घंटे की एक्सेस की कार्ड मिल गई। नोटारबार्टोलो अकेले काम नहीं कर रहे थे। वो एक अति विशेषज्ञों की टीम के संचालक थे, जिसे इतालवी खुफिया एजेंसी द स्कूल ऑफ ट्यूरिन के नाम से जानती थी। हर सदस्य को एक बेहद खास, विशिष्ट मानसिक क्षमता के लिए चुना गया था। टीम में स्पीडी था, जो लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ था, और द मॉन्स्टर, जो एक प्रतिभाशाली मैकेनिकल लॉकपिकर था। टीम में द जीनियस भी था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जादूगर था, और अंत में एक रहस्यमय शख्स था जिसे बस द किंग ऑफ कीज के नाम से जाना जाता था। महीनों तक इस टीम ने वॉल्ट के रोजमर्रा के कामकाज का अध्ययन किया, एक माइक्रो कैमरा के जरिए, जिसे उसने चुपचाप वॉल्ट के एंट्री रूम में एक काम करने वाले फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर लगाया था। उन्होंने गार्ड्स की दिनचर्या देखी, उनकी नजरों से छूटने वाले हिस्सों का नक्शा बनाया और वॉल्ट की मास्टर चाबियों के सटीक स्थान को याद कर लिया जहां वे रखी जाती थीं। उन्होंने कोई अंदाजा नहीं लगाया, उन्होंने सब कुछ दस्तावेज किया। 15 फरवरी 2003 का वीकेंड। हीरा जिला पूरी तरह खाली था, एक भूतिया शहर जो करोड़ों डॉलर की स्वचालित निगरानी से सुरक्षित था। पहली परत थी चुंबकीय दरवाजे का क्षेत्र। द जीनियस ने इसे एक खास एल्यूमिनियम प्लेट लगाकर बाईपास कर दिया, जिससे दरवाजा खुलने पर भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बंद नहीं हुआ। दूसरी परत थी मैकेनिकल की लॉक। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर छुपे कैमरे से ली गई हाई रेजोल्यूशन फुटेज का इस्तेमाल करते हुए द किंग ऑफ कीज ने वॉल्ट की खास 1 फुट लंबी चाबी की हूबहू नकल बना ली थी। द मॉन्स्टर ने उसे लॉक में डाल दिया। अंदर के डेडबोर्ड्स भारी आवाज के साथ पीछे खिसक गए। सिस्टम को लगा कि दरवाजा अब भी पूरी तरह बंद है। तीसरी परत थी एक इंफ्रारेड हीट डिटेक्टर। क्रू ने साधारण कंज्यूमर ग्रेड महिलाओं के हेयर स्प्रे से ऑप्टिकल सेंसर लेंस को कोट करके उसे तुरंत अंधा कर दिया। चौथी परत थी डॉपलर हक। टीम बड़े पॉलीस्टाइरीन शील्ड्स के पीछे चलती रही, बेहद धीमी गति से आगे बढ़ते हुए, ताकि कोई डिटेक्ट होने वाली वेव सिग्नेचर ना बने। वॉल्ट पूरी तरह खुला था, लेकिन ऑटोमेटेड सेंट्रल सिस्टम के लिए वो अब भी पूरी तरह अंधेरा और बिल्कुल खाली था। अब निष्कर्षण चरण शुरू हुआ। क्रू ने कीमती समय ताले साफ साफ खोलने में बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक विशेष रूप से तैयार किया गया भारी भरकम मैनुअल क्रैंक और लीवर टूल इस्तेमाल किया, ताकि अंदरूनी डेडबोल्ट्स को तोड़ा जा सके। एक एक करके 109 बॉक्सों को जबरदस्ती खोला गया। क्रू ने कैनवास के बैगों में हीरे, सोने के सिक्के और कच्ची नब्बी भर दी। ये दर्ज इतिहास की सबसे बड़ी हीरा चोरी थी। उन्होंने $100 मिलियन से भी अधिक मूल्य की लूट हासिल की। उन्होंने अपना सामान पैक किया और ठंडी बेल्जियन रात में पूरी तरह गायब हो गए। उन्होंने एकदम परफेक्ट बेदाग चोरी को अंजाम दिया था। लेकिन इंसानी मनोविज्ञान शायद ही कभी किसी मैकेनिकल लॉक जितना स्थिर होता है। इटली वापस लंबी ड्राइव के दौरान लगभग हर ऑपरेशनल असफलता का मुख्य और तात्कालिक कारण इंसानी गलती ही बनी रही। स्पीडी, जो तीव्र घबराहट से घिर गया था, उसने जोर देकर कहा कि वे गाड़ी रोकें ताकि आरोपित सबूतों को नष्ट किया जा सके। उसने कचरे का बैग जंगल की झाड़ियों में गहराई तक फेंक दिया, ये सोचकर कि वो हमेशा के लिए खो जाएगा। अगली ही सुबह
अगस्त वैन कैंप नाम के एक स्थानीय बेल्जियन शिकारी ने सीधे उस फेंके गए कचरे के बैग पर ठोकर खाई। उसे उम्मीद थी कि उसमें सिर्फ आम सड़क किनारे का कचरा होगा, इसलिए उसने उसे खोल लिया। अंदर असली एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर के लिफाफों और फटे हुए दस्तावेजों के बीच एक आम ग्रोसरी स्टोर की खरीदारी के अवशेष पड़े थे। आधा खाया हुआ सलामी सैंडविच। बेल्जियन फॉरेंसिक जांचकर्ताओं ने उस फेंके गए सैंडविच के किनारे पर बची लार से एक साफ सुथरी अचूक डीएनए प्रोफाइल निकाली। ये जेनेटिक सीक्वेंस सीधे लियोनार्डो नोटार बार्टोलो की ओर इशारा करता था। उसकी बड़ी सावधानी से बनाई गई फर्जी पहचान एक झटके में चकनाचूर हो गई। कुछ ही दिनों में जब वो सामान्य दिखावा करने के लिए एंटवर्प डायमंड सेंटर वापस लौटा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नोटार बार्टोलो पे मुकदमा चला, दोषी ठहराया गया और उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसकी शानदार टीम को भी पूरी तरह से ढूंढकर उसी के साथ दोषी ठहराया गया। यूरिन स्कूल ने मानव इंजीनियरिंग की चरम सीमा को मात दी थी, लेकिन आखिरकार वे एक फेंके हुए ब्रेड और मीट के टुकड़े से पकड़े गए। एक $100 मिलियन की हीरे आज तक कभी नहीं हुए